हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिसका एयूएम 5,000 करोड़ से कम का है वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, वो भी अच्छे हो सकते हैं। बट 5,000 करोड़ से कम के लिए हम लोग अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और कोशिश करना कि इसका सोच समझ करके आप आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर से डालना। किस तरह के इन्वेस्टर को मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि हाई रिस्क ले सकते हैं, या फिर ऐसे जो मॉडरेट टू हाई रिस्क हैं, या लो टू मॉडरेट हैं, या फिर लो रिस्क है? इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर हैं जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए और खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं, खुद से सीखना समझना चाहते हैं, तो आपके कमेंट्स उन लोगों को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लग सकते हैं। और अगर इसके पीछे कोई रीजन अगर आप देते हो कमेंट में, तो ये थोड़ा सा और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सबका वेलकम करता हूं मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूं सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोचते भी हो तो प्लीज एक सजेशन है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। चलो तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग किस किस मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो एचडीएफसी का है मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड, एसबीआई मग्नम मिड कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। हालांकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल पीजीआईएम पे भी स्पेशली था कि क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में तो इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो क्राइटेरिया है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किन किन क्राइटेरिया को हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके बाद देखेंगे हम रिटर्न्स, फिर उसके बाद टॉप होल्डिंग्स, फिर रिस्क रेशियो और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। ये सारे क्राइटेरिया देखने का हमें एक फायदा हुआ कि हम लोग ये इवेल्युएट कर पाएंगे कि हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा मिड कैप कैटेगरी का फंड अच्छा हो सकता है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट से और ये देखते हैं भाई किसका कितना छोटा फंड है और किसका कितना बड़ा फंड है। तो देखोगे सबसे ज्यादा जो बड़ा फंड है वो एचडीएफसी का है 36,000 करोड़ का। फिर उसके बाद है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है कितना 23,000 करोड़ का है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है 13,800 करोड़ का। फिर है मिराई एसेट मिड कैप फंड है जो कि 8,900 करोड़ का है। एसबीआई मग्नम मिड कैप फंड का 8,400 करोड़। और सबसे जो छोटा फंड है इन छह में पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो कि 7,500 करोड़ का है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, थोड़ा सा रिस्क लोगों को उसमें कम लगता है, तो ये सारे ही इसमें बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आप यहाँ देखोगे लास्ट एक साल के अगर आप रिटर्न को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो एचडीएफसी ने, लगभग 14% का। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इतना ज्यादा अगर रिटर्न आपको मिल जाता है किसी एक साल में, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाते हैं और कोई और फंड को देखते हैं सेम कैटेगरी में जहां पे थोड़ा सा नेक्स्ट 2 ईयर में ज्यादा अच्छे रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी बनती है। पर ये सारी चीजें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडेंस में ये सारे स्टेप्स लें। और यहाँ पे सबसे नॉर्मल जो परफॉर्म किया है वो पीजीआईएम ने लगभग 1% का रिटर्न है। इसके अलावा अगर देखोगे लास्ट 3 साल का अगर आप रिटर्न देखते हो तो सबसे ज्यादा पीजीआईएम ने दिया है, जिसने अभी लास्ट एक साल में कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट लास्ट 3 साल का आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न इसी का है। बाकी सबका आप देखोगे तो आसपास ही, बस एक एसबीआई का देखोगे तो 26.78 है। इवन आप लास्ट 5 ईयर का भी रिटर्न देखोगे तो सबसे ज्यादा पीजीआई ने यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है और सबसे लोएस्ट यहाँ पे एसबीआई का। मिराई का यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा पुराना फंड नहीं है, तो इसका आगे का आपको डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। लास्ट 10 साल का आप देखोगे तो लगभग ऊपर के जो ये तीन है पीजीएम को छोड़ करके, ये कोटक एचडीएफसी और एसबीआई ने लगभग 18% के आसपास के रिटर्न दिया है और निप्पॉन ने थोड़ा सा कम दिया है यहाँ पे 15.84 का। तो ये सारी चीजें थी इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस पर। हमारा तो ये फोकस है कि आने वाले वक्त में अब कौन सा इनमें से ऐसा फंड होगा जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके होल्डिंग्स को देखेंगे, कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है, टॉप मोस्ट होल्डिंग कितनी है, कितना प्रतिशत इनके टॉप 10 होल्डिंग्स है और टॉप 5 में। तो एक बार ये देख लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी जब हमने लार्ज कैप को लेकर के डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा जो एसबीआई मिडनम मिड कैप फंड का है कि जो टॉप 10 जो है 37.9% होल्डिंग्स है। और टॉप 5 जो इनके स्टॉक्स हैं वो लगभग इनके 22% के आसपास है। बाकी धीरे धीरे करके आप देखोगे तो वो कम होते चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एचडीएफसी मिड कैप में इन्होंने 34% जो हिस्सेदारी है सिर्फ टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है। आप पीजीआईएम का देखोगे तो 33%, 33.5% टॉप 10 में। ऐसे ही करते हुए अगर आप नीचे सबसे ज्यादा देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है, इनकी टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं उसमें सिर्फ 27% हिस्सेदारी है।
तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर टॉप 10 जो इन्वेस्टमेंट है या टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है, अगर एक हद से ज्यादा अगर पैसा उन्हीं में लगा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा आगे चल करके वॉलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, या हो सकता है आपको बहुत ट्रेमेंडस रिटर्न्स आपको दे देगा, या आपको बहुत नॉर्मल सा भी रह सकता है, या एक अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। और इसका सीधा सा एक ही रीजन है, क्योंकि कुछ चुनिंदा कंपनी में बहुत ज्यादा पैसों का लगना। बट इसी के अपोजिट मैंने एक और बात आपको बताई थी कि कई बार ऐसा करते हैं कि सब बहुत सारे स्टॉक्स में इक्वल इक्वल पैसा डाल दिया, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब इससे डाइवर्सिफिकेशन तो हो जाती है, पर क्या होता है कि क्या कोई एक स्टॉक अगर बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा है ना, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको कि मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, और अभी मैं स्टॉक्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अभी आपने क्या करा कि दो रास्ते हैं आपके पास, कि आपने 30-30 हजार रुपए 3 कंपनी में डाल दिए, समझना। और दूसरा एक पर्सन है जिसके पास भी 1 लाख रुपए हैं, और उसने क्या करा है कि उसने 10-10 हजार रुपए कर करके 10 स्टॉक में डाला है। और मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि जो दो पर्सन है, दोनों ने बहुत स्टडी करके उन कंपनी को अच्छे से देख करके समझ करके उस पर इन्वेस्ट किया है। तो अभी इसमें क्या होगा कि मान लो कि अगर यहाँ पे कोई एक कंपनी का प्राइस डबल हो जाता है, तो सोचो कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा मतलब 30,000 करके, तो यहाँ पे 30,000 का सिंपल सा उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि किसी एक कंपनी में डबल हो गया पैसा। और यहाँ पे अब देखो किसी का डबल होगा भी, तो इन्वेस्टमेंट तो 10 ही जा रहा है, तो 10,000 का ही प्रॉफिट दिखेगा। बट इसी के साथ यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी कम होगी। और ऊपर वाले केस में क्या होगा कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा भी मिल सकती है, कि जिस तरह से अगर पैसा डबल हुआ है और अगर आपकी रिसर्च थोड़ी गलत हुई या मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपका वहां पे हैवी लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क बियर कर सकता है, कितना रिस्क लेना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैंने ये टॉप 10 और टॉप 5 का जो होल्डिंग परसेंटेज है, मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये सारे ही ठीक लग रहे हैं, ऐसा कोई भी इनमें से नहीं लग रहा है जिसने बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, अब इनकी होल्डिंग्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारा आपको फिगर एक ही पेज पे देखने वाला है। आप चाहो तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो आगे के लिए, कि अगर आपको मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो इनमें से थोड़ा सा आपको सर्च करने में आसानी हो जाएगी। मजेदार बात आप यहाँ देखोगे कि इनकी जो सबकी टॉप 10 जो होल्डिंग्स देखोगे, ऐसा नहीं है कि ये सारे सेम है या सब सिमिलर हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं, तो आप देखोगे सबके अंदर वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मतलब यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद है क्या होगा, एक अच्छी बात भी एक बुरी बात भी है। फायदा क्या है कि आप किसी भी दो को भी ले लोगे या तीन में भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ओवरलैपिंग का टेंशन आपके दिमाग में नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मिड कैप कैटेगरी का फंड चूज करने के लिए आपको ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो हमारा होमवर्क बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो अब देखो, मैंने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे मैंने इस पे रिसर्च किया है थोड़ा सा। और क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में भी लंबे समय से पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इन सभी स्टॉक्स को एक एक करके चेक किया कि सबकी परफॉर्मेंस अभी कैसे चल रही है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगेन चीजें कह रहा हूँ कि इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझ लेना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद से एक बार रिसर्च जरूर से कर लेना। तो आप देखोगे जैसे एसबीआई मिड कैप का आप देखोगे, यहाँ पे आप एचडीएफसी का देखोगे, तो इन सब पे मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा मुझे थोड़ा ज्यादा रिस्की लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी इन दी एंड मर्जी आपकी है, प्लीज कोशिश करना, खुद से रिसर्च जरूर कर लेना। देखो, पीजीआई इंडिया का देखो, इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा मेरे को रिस्क इसमें ज्यादा लगा कि जो कंपनी इसकी सिलेक्टेड है, मतलब देखो यहाँ पे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तो लार्ज कैप है, ठीक है, ये भी है, पर कुछ इनमें से कंपनीज ऐसी है जो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। वो बहुत अच्छा भी आगे चल करके परफॉर्म कर सकती है, और थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। इन सब चीजों को एक बार देख लेना। इसके लिए आप देखोगे एसबीआई का, एचडीएफसी का और कोटक का, इन्होंने लगभग आसपास का जितने भी मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरे को ठीक ठाक रिस्क लग रहा है कि इसमें आगे बढ़ सकता है, अच्छी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। मतलब पीजीएम के रिस्पेक्ट में मेरे को इन तीनों में थोड़ा कम रिस्क लगा, और प्रॉफिट आने के ज्यादा चांसेस अभी से लग रहे हैं। और इसके बाद ये जो निप्पॉन इंडिया है और जो मिराई एसेट है, ये मुझे कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर लगे अभी। पर आपको ये बात पता होगा कि फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो वक्त के साथ अपने पोर्टफोलियो को चेंज भी करते रहते हैं। तो आगे चल करके 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर इन्होंने चेंज कर दिया, तो हो सकता है कि हमारा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा चेंज हो सकता है। तो प्लीज जो भी डिसीजन लेना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इनकी पास परफॉर्मेंस कैसी रही है, कितना ज्यादा ये इनका टर्नओवर रेशियो भी एक टर्म होता है, मैं जनरली मैं कवर तो नहीं करता हूँ, बट अभी सोच रहा हूँ कि उसको भी कवर करना शुरू करूँ, तो देखेंगे अभी। तो अभी के मेरे के अकॉर्डिंग, तो अभी अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मिराई एसेट और ये जो निपन है, ये मेरे को फर्स्ट नंबर पे आ गया। एसबीआई जो एचडीएफसी और ये जो कोटक, ये सेकंड नंबर पे आ गया। मतलब मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ जितना रिस्क लेकर के मेरे को रिवॉर्ड मिलने के चांसेस लग रहे हैं उस अकॉर्डिंग।
और सबसे लास्ट में है पीजीआईएम का। हो सकता है ये सबसे ज्यादा रिटर्न यही आगे चल करके डिलीवर कर दे, पर इक्वली मेरे को रिस्क भी उसमें बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है तो ही उसमें ले मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप खुद से रिसर्च जरूर से कर लें। आगे हम लोग जल्द बढ़ते हैं, हम लोग एक बार देखते हैं इसका रिस्क रेशियोज क्या है। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, ये जानते हो वॉलेटिलिटी है, जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और ये है शार्पे रेशियो, ये क्या है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर मैंने सभी फंड्स के नाम तो लिखे हुए हैं, अब आप नीचे देख सकते हो कि किसमें वॉलेटिलिटी कम है और किसका जो शार्पे रेशियो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो पीजीआईएम का और ये जो मिराई एसेट का है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन भी और बीटा भी। इन दोनों फंड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा एसबीआई आप देख सकते हो, एचडीएफसी, कोटक और निपॉन ये कम वोलेटाइल है, ये इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है जितना पीजीआईएम और मिराई एसेट है। इसके अलावा अगर नीचे देख सकते हो आप, जो इनका स्टार पे रेशियो है वो सबसे अच्छा किसने परफॉर्म करके अभी तक दिखाया, तो पीजीआईएम ने। जितना उन्होंने रिस्क लेता है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। इसके अलावा जो सेकंड बेस्ट परफॉर्म किया किसने, एसबीआई ने। थर्ड नंबर पे आता है कोटक का, और उसके बाद जो बाकी हैं जो एचडीएफसी, निपॉन और मिराई एसेट, लगभग एक जैसा ही इन्होंने परफॉर्म किया है। तो रिस्क रेशियो के हिसाब से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको भी नोट करके रख लें। होल्डिंग्स के हिसाब से भी आपको कौन सा बेटर साइड पे लग रहा है उसको भी नोट करके रख लें। और इसके अलावा लास्ट में आपको दिखा देता हूँ एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि कई बार ये होता है कि इनमें से कोई अच्छा परफॉर्म तो करता है पर उसका एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा होता है कि आपको पता है कि उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसी के लिए एक बार हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है अभी के डेट में पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का है। पर मैंने आपको अगेन कहा भी है कि एक्सपेंस रेशियो तो इसका कम है, ये तो मैंने मान लिया, पर थोड़ा सा जो इसकी होल्डिंग है वो रिस्की साइड पे भी है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना बस। दूसरा जो आप देखोगे इससे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का है, 0.49 का है। इसका मेरे को लगता है वॉलेटिलिटी भी ठीक था, मतलब ठीक ठाक ये परफॉर्म कर रहा था, होल्डिंग्स भी ठीक थी और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। मिराई एसेट का आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा थी और एक्सपेंस रेशियो हालांकि इसका कम है, होल्डिंग्स भी इसकी ठीक थी, वहां से भी अच्छे रिटर्न आने के चांसेस थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये जो तीनों हैं इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, जो इनके स्टार्टिंग के तीन के अगर रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो बाद की जो तीन है ऑलमोस्ट डबल या उससे ऊपर हो जाता है ये। तो 0.96 है एचडीएफ से मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, 0.98 है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, और 1% है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। तो आई होप कि ये सारे क्राइटेरिया देखने के बाद आप थोड़ा सा चूज कर पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा मिड कैप कैटेगरी का फंड अच्छा हो सकता है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से ऊपर का है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे भी कवर करूंगा जिसका 5,000 करोड़ से कम का है, जिसमें आईसीआईसीआई भी है, शायद क्वांट भी है। ये सारे मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को मैं कवर उसमें करने वाला हूँ। बट इनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा है प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सवाल आते हैं तो आप प्लीज व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोशिश करना मैसेज कर देना। देखो कई बार मैं बिजी होता हूं तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता, पर मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने आसपास के लोगों में, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज सीखना समझना चाहते हैं तो उन लोग को ये वीडियो जरूर से शेयर करें। तो चलते हैं आज हम लोग, टाटा बाय बाय।